पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर? तो आप लोग देखना बहुत आराम से, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है जी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हिस्ट्री है हमारी, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? द प्री हिस्टोरिक, आप लिखना द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो आप लोग अच्छे से बेटा इसको लिख लीजिएगा, और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हुआ चलूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी इसमें मिस कर दें कि बेटा ये होता क्या है, ये है क्या। तो अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ऐसा काल जिसमें, या ऐसा इतिहास, जो मनुष्य का ऐसा इतिहास जिसमें लिखित रूप में हिस्ट्री ना हो, यानी कि लिखित साक्ष्य ना हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरे लाल, वो द प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। प्रिंस गुजर जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार, स्वाति कुमारी। चलिए रोज चलती है, रोज मैंने पॉलिटी भी यूट्यूब पर ही कराई है, पॉलिटी भी यूट्यूब पर पढ़ाई है। चलिए तो हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे कि सर ये बताइए कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो, जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो, जिसका मनुष्यों का ऐसा इतिहास जिसमें लिखित जानकारी ना हो। समझ गए होंगे कि सर इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में इसमें हम बांट लेंगे, 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे। अब हमने डिवाइड इसको कर दिया 3 भागों में कि सर ये बताइए पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें हम 3 भागों में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर पुरा पाषाण काल को हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इसे हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोलेंगे? पैलियोलिथिक पीरियड बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी। स्पेलिंग थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, स्पेलिंग थोड़ी सी मैं सही कर देता हूं। तो आप कहेंगे कि सर ये ई है, ये ओ है, लिथिक पीरियड। ठीक है जी, पीरियड। तो आप लोग बता देना सर इसका, यहाँ पर एक बहुत सारी चीजें आती हैं कि इसका अध्ययन किसने किया था। दूसरा हम पढ़ेंगे मध्यकालीन, मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इसको हम मध्य पाषाण काल कि सर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं? मिडल पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिडल स्टोन एज बोलते हैं, मिडल स्टोन एज हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम मिडल स्टोन एज हम इसको बोलेंगे, स्टोन एज हम इसको बोलते हैं। अब तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सर तीसरा क्या होगा? तो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल की यहाँ पर बात होगी, नव पाषाण काल। अब ये बताइए कि सर इसको हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर न्यू स्टोन एज बोलते हैं, न्यू स्टोन एज हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए इन तीनों पर ही बेस आज का चैप्टर होगा कि सर सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो आज का हमारा सबसे पहला पुरा पाषाण काल। क्या होगा? पुरा पाषाण काल कि सर पुरा पाषाण काल की अगर चर्चा है तो इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो आप कहेंगे सर पैलियोलिथिक पीरियड कि सर ये बताइए कि इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? कि सर इसका सबसे पहले अध्ययन कब किया जाता है? तो आप कहेंगे सर 1863 में। कब? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा किया जाता है। कि सर इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? अध्ययन या इसकी स्टडी सबसे पहले किसने की थी? तो आप कहेंगे सर इसका अध्ययन सबसे पहले होता है 1863 में, और किसके द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा। ठीक है जी, फ्रूट द्वारा। तो ये चीज आप लोग लिखना के द्वारा बेटा किसका? तो आप कहेंगे पुरा पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें किस किस चीज का अध्ययन हुआ है? पुरा पाषाण काल में किस किस चीज का अध्ययन हुआ है? तो आप कहेंगे सर पुरा पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया गया था। कि सर यूज ऑफ स्टोन, पत्थर का प्रयोग सबसे पहले किस काल में किया गया? आग की खोज सबसे पहले कहां हुई और किस गुफा से हुई? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग लिखना कि सर पुरा पाषाण काल के लोग कच्चा मांस खाते थे, पका मांस खाते थे, शिकार का ज्ञान था या नहीं था? इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए धन्यवाद कृष्णा जी। हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे सर पत्थर का प्रयोग। पुरा पाषाण काल के लोगों ने पत्थर का प्रयोग किया। कि सर ये बताएं पत्थर का प्रयोग किस काल में हुआ है? यूज ऑफ स्टोन। आप कहेंगे सर यूज ऑफ स्टोन कि सर पत्थर का प्रयोग किस काल में किया गया था? तो पुरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग किया गया। दूसरा हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि सर दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर पुरा पाषाण काल में ही आग की खोज भी हो गई थी। किसकी? आग की खोज। कि सर आग की खोज कहां होती है? आग की खोज। कि सर आग की खोज, इन्वेंशन ऑफ फायर। लिख लेना बच्चों इन्वेंशन ऑफ फायर। तो आप कहेंगे सर चीन की एक गुफा थी। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? इसके एविडेंस कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे सर इसके साक्ष्य या इसके एविडेंस कहां से मिले हैं? चीन से, चीन की गुफा से, चीन की गुफा। अब चीन की गुफा कौन सी थी? तो आप कहेंगे सर चीन में एक गुफा खोजी गई जिस गुफा का नाम था चाउ जू गोजियन बोल सकते हैं, या हम बोलेंगे बेटा उसका नाम क्या था? झोउ कोई दियन। क्या नाम है? झोउ कोई दियन, कोई दियन। ये बेटा गुफा का नाम है जहां से सर्वप्रथम आग की खोज हुई। लेकिन उत्तरी अमेरिका की मैं बात करता हूं, उत्तरी अमेरिका की मैं बात करता हूं, तो ये बेटा नाम हो जाएगा। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? चाउ जू गोजियान। क्या लिख सकते हैं? चाउ, इसको हम लिख सकते हैं चाउ जू गोजियान या गोजियन, गोजियन। ठीक है जी, गोजियन या गोजियान एक ही बात हो जाएगी। अब बात ये आती है कि सर आग की खोज को लेकर एक बेटा कहानी ये भी है कि उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ, जब घोड़े दौड़ रहे थे, घोड़े उस समय नहीं थे, पता ही नहीं था, तो उन्हें भैंसा कहते थे। भैंसा, जो भैंसे होते थे, जो भैंसे दौड़ रहे थे, उनके जो खुर थे, जो उनके पैर थे, पैर पत्थरों पर टकराए और पत्थरों पर टकराने के कारण चिंगारी निकली और उस चिंगारी से आग लगी। उस चिंगारी से क्या हुआ? आग लगी। ऐसी जो कहानी है, कहा कि उत्तरी अमेरिका के इतिहासकारों ने कहा कि भाई आग की खोज जो है उत्तरी अमेरिका में, एक इतिहासकार ने कहा कि जब भैंसे दौड़े तो उनके घोड़ों के खुरों से पत्थरों पर टकराने के कारण चिंगारी निकली। क्या निकली? चिंगारी
चिंगारी निकली जिससे आग हुई। हाँ जी, निकली, एंशिएंट हिस्ट्री है, आग हुई। चलिए यहां पर हम बात करेंगे, चलिए हम बात करेंगे कि सर और ये बता दीजिए, और ये बताइए कि यहां पर और क्या था कि पुरापाषाण काल के लोग जो थे वो कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि इन्हें पकाने का ज्ञान नहीं था, तो ये लोग कच्चा मांस खाते थे। क्या करते थे? ये कच्चा मांस खाते थे। ठीक है जी, ये कच्चा मांस या मीट खाते थे। क्या खाते थे? ये कच्चा मीट खाते थे। ठीक है जी, मीट खाते थे। ये भी आप लोग याद रखना, ये क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। कि सर ये क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। इन्हें शिकार का अल्प ज्ञान था। ये भी आप लोग याद रखना कि सर इन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, ये शिकार करना भी पूरी तरीके से नहीं जानते थे। इन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था। किसका? शिकार करने का। शिकार का अल्प ज्ञान था। क्या था? अल्प ज्ञान था। अल्प ज्ञान का मतलब है अधूरी जानकारी। अल्प ज्ञान था मतलब ये शिकार करना पूरी तरीके से नहीं जानते थे। ये अल्प ज्ञानी थे। ये कौन थे? ये अल्प ज्ञानी थे। ठीक है, तो यहां तक मैं एक बार फिर से बता दूं, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। कि पुरापाषाण काल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरापाषाण काल का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे सर 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा पुरापाषाण काल का अध्ययन किया गया, और इसमें पता लगा कि पत्थर का सबसे पहले प्रयोग पुरापाषाण काल में हुआ। आग की खोज भी पुरापाषाण काल में हुई, जिसकी साक्ष्य चीन की गुफा है झोउ कोइदियन या चाउ जू गोजियन, वहां पर आग के साक्ष्य मिले। कच्चा मांस पुरापाषाण काल के लोग खाते थे और इन्हें शिकार करने का कोई ज्ञान नहीं था। इन्हें शिकार करने का कोई ज्ञान नहीं था। चलिए नोट डाउन कर लेंगे। अब बात आती है मध्य पाषाण काल की। किसकी बेटा? मध्य पाषाण काल की। सर मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल की। सर ये बताइए मध्य पाषाण काल जिसको हम मिडल क्या बोलते हैं जी? मिडल, आप कहेंगे मिडल स्टोन एज, आप लोग लिखना इसको स्टोन एज। चलिए अब यहां पर चर्चा ये है कि सर ये भी आप लोग मुझे बता दें कि ये यहां पर आप लोग मुझे थोड़ा सा सर ये बता दीजिए कि जो ये एज है इसका अध्ययन किसने किया था? तो कौन कौन बच्चा बता देगा कि सर इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? इसकी स्टडी सर्वप्रथम किसने की थी? अध्ययन यानी कि इसकी स्टडी सबसे पहले किसने की थी? तो आप कहेंगे सर 1867 में, 1967 माफी चाहूंगा, 1967 में। कब? 1967, 1867 नहीं, माफी चाहूंगा, 1967 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है CL कार्लाइल। ठीक है, उसके द्वारा। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति थे बेटा, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति है जिनका नाम है आप लोग बता देंगे बेटा CL कार्लिन। ठीक है जी, यहां पर हम लोग बात करेंगे, सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोग लिख लेना। चलिए बहुत बढ़िया, CL कार्लाइल। ठीक है जी, कार्लाइल के द्वारा बेटा क्या किया जाता है? मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं कि सर ये तो हमें पता है कि सर इसे हम दूसरा क्या नाम है इसका? तो आप कहेंगे सर इसका दूसरा नाम क्या है? के द्वारा 1967 में। कब? 1967 में। तो ये आप लोग लिख लेंगे सर 1967 में। अब बात आती है सर ये बताएं कि इसको किस और नाम से जानते हैं? लघु पाषाण काल भी कहते हैं। कि सर इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? तो इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहा जाता है, स्मॉल स्टोन पीरियड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे बात आ जाती है कि सर इसमें किस किस चीज का अध्ययन किया गया? तो आप कहेंगे इसमें आकर यहाँ के लोगों को शिकार का पूर्ण ज्ञान हुआ। यहाँ के लोगों को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। किसका? शिकार का पूर्ण ज्ञान, कि भैया शिकार जो जानवर थे उनको मारकर ये खाने लग गए। पूर्ण ज्ञान हो गया। ठीक है जी, पूर्ण ज्ञान हो गया कि सर पुरापाषाण काल के लोगों को शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, उन्हें आधा अधूरा ज्ञान था। लेकिन पूर्ण ज्ञान किसको हुआ? जो मध्य पाषाण काल के लोग थे, जो मध्य पाषाण काल के लोग थे उन्हें इसका ज्ञान हुआ। और इन्होंने ही क्या किया? तीर कमान का प्रयोग स्टार्ट कर दिया। कि सर तीर कमान का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से काल में किया गया? मध्य पाषाण काल में किया गया। ठीक है, चलिए कब किया गया? मध्य पाषाण काल में किया गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मेरे लाल, हम लोग यहां पर लिखेंगे ये सारी चीजें बताइए। हाँ जी, अब बात करेंगे सर यहां पर तीर कमान का ज्ञान हुआ। किसका? तीर कमान का प्रयोग। कि सर सर्वप्रथम तीर कमान का प्रयोग किस काल में किया गया? तो आप कह सकते हैं यूज ऑफ वाव एंड एरो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आ जाती है, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, फ्री रहने वाली है, बिल्कुल फ्री रहने वाली है, बिल्कुल यूपी पुलिस के लिए भी ले सकते हैं आप लोग इस क्लास को। चलिए ये हमने पढ़ लिया कि मध्य पाषाण काल का जो अध्ययन है वो सर्वप्रथम किसने किया था? CL कार्लाइल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CL कार्लाइल। तीर कमान क्या होता है? आपने धनुष देखा है, धनुष, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको आप धनुष कह सकते हैं ना, धनुष, तीर धनुष का प्रयोग। तीर धनुष आपने महाभारत नहीं देखी? महाभारत 1967 है बेटा, 1967 है। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल मेरे बच्चे, ये हमने पढ़ लिया। और बात आती है कि सर यहाँ के लोगों को पशुपालन का भी ज्ञान था। पशुपालन, यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? पशुपालन। अच्छा, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? जो साक्ष्य, जो सबूत है वो कहां से मिले? जैसे कि अगर मैं बात करूंगा कि भैया आदमगढ़ से मिले हैं। कहां से मिले हैं बेटा पशुपालन के साक्ष्य? तो आप कहेंगे सर 2 स्थानों से प्राप्त हुए। तो आदमगढ़ से, कहां से? आदमगढ़ से, और बाजौर से। कहां से? बाजौर की बेटा, बाजौर। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, बाजौर की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे बाजौर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहां पर? राजस्थान में बाजौर पड़ता है। आदमगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कि भैया पशु पालने के जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे बेटा आदमगढ़ से। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आया था सीपीओ में, कि सर्वप्रथम पालतू पशु कहां से प्राप्त हुए थे? पालतू पशु के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले थे? तो आप कहेंगे सर ये बताइएगा कि जो बाजौर राजस्थान है, यहां से पालतू पशु, पालतू यानी कि पेट, यहां से पालतू पशु के साक्ष्य प्राप्त हुए। पालतू पशु, पालतू जानवर के जो साक्ष्य हैं वो बाजौर से प्राप्त हुए थे। कहां से? बाजौर से प्राप्त हुए थे। ठीक है मेरे शेरों, चलिए
बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग ये समझ के छोड़ देते हैं कि ये बहुत बोरिंग टॉपिक होगा, ये बहुत मजे वाला टॉपिक है। अच्छा बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? इतना समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे करके बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। कि मध्य पाषाण काल का अध्ययन सी एल काइल के द्वारा 1967 में किया गया है। दूसरा नाम लघु पाषाण काल है, इसमें शिकार का पूर्ण ज्ञान हुआ। तीर कमान यूज ऑफ वाव एंड एरो कि भैया इसमें इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए तीर कमान का उपयोग हुआ है और इसमें पशुपालन के साक्ष्य बेटा, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से। कहां से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। कि सर मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं कि भैया आदमगढ़ मध्य प्रदेश से जानवरों के साक्ष्य मिले थे और बाजाओं से पालतू पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। किससे? पालतू पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग लिख लेंगे, आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं। अब बात आती है बेटा नवपाषाण काल की। किसकी बात आ जाएगी मेरे दोस्तों? बिल्कुल नवपाषाण काल की। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं नवपाषाण काल की। सर ये बताइए भैया, ये बता दीजिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल क्या होगा जी? नवपाषाण काल, अगर मैं आप लोगों से ये चर्चा करूं कि सर नवपाषाण काल जिसे न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं, न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि सर इसमें हमने किस किस के बारे में पता किया है। जैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार कब हुआ है? पहिए का आविष्कार आप कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में हुआ है और यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया। कि सर सबसे ज्यादा छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किसमें किया गया है? तो आप कहेंगे सर नवपाषाण काल में किया। तांबे की खोज कब हुई है? तो तांबे की खोज भी नवपाषाण काल में हुई है। किसमें? नवपाषाण काल में तांबे की खोज हुई है। कि सर कृषि के बारे में साक्ष्य कहां से मिले हैं? कृषि, एग्रीकल्चर, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल से। अब नवपाषाण काल के लोग पूजा करने लग गए, भगवान को मानने लग गए। हालांकि मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में पूजा के साक्ष्य नहीं है, कृषि के साक्ष्य। पूजा या किसी लड़की का नाम नहीं, पूजा मतलब वर्शिप, पूजा मतलब वर्शिप। तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल सीजीएल के लिए है। चलिए हम लोग बात करते हैं सीजीएल हो, देखिए इतिहास जिस जिस एग्जाम में आता है सभी के लिए ये है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं कि सर इसमें क्या हुआ है। तो इसमें खोज की अगर मैं बात करूं कि सर इसमें किस किस को खोजा गया है, किस किस को डिस्कवर किया गया है, डिस्कवर की अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे कि सर यहां पर पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका? पहिए का आविष्कार हुआ है। पहिए का क्या हुआ है बेटा? आविष्कार किया गया है। पहिए का आविष्कार किया गया। कि सर पहिए का आविष्कार की अगर बात होगी तो आप क्या कहेंगे? इन्वेंशन ऑफ व्हील। क्या हो जाएगा? इन्वेंशन ऑफ व्हील। आप लोग ऐसे पढ़ना, इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो ये भी आप लोग लिख लेना बेटा कि सर पहिए का आविष्कार कहां पर हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कहां? नवपाषाण काल में हुआ। और आप कह सकते हैं सर सबसे ज्यादा छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो या माइक्रोलिथ बोलते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा माइक्रोलिथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर सबसे ज्यादा माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे, माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर का उपयोग कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे पत्थर का उपयोग सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में, लेकिन छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं नवपाषाण काल में हुआ। और इसी काल में क्या होता है? तो तांबे की खोज हो जाती है। सर तांबे की खोज कब होती है? तांबा मतलब कॉपर। आप कहेंगे सर तांबे की खोज कब होती है? कॉपर की खोज कब होती है? ठीक है, इन्वेंशन ऑफ कॉपर, कि तांबे की खोज कब की गई थी? तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में की गई। कि भैया कृषि की खोज कब हुई? कृषि, एग्रीकल्चर की खोज कब हुई? इसकी इंग्लिश लिखना जरूरी तो नहीं, आप लिख लेंगे इन्वेंशन ऑफ कॉपर और इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और पूजा पाठ, तो आप कहेंगे सर पूजा पाठ के बेटा साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पूजा पाठ के साक्ष्य भी आप कह सकते हैं सर नवपाषाण काल से प्राप्त हुए। कहां से? नवपाषाण काल से प्राप्त हुए। अब ये चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। कि सर ये बताइए कि पहिए का आविष्कार सर्वप्रथम कहां पर हुआ है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात हो रही है सर माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। सबसे ज्यादा माइक्रोलिथ का प्रयोग की अगर बात होगी, प्रयोग कि भैया छोटे छोटे पत्थर किसमें प्रयोग हुए हैं? माइक्रोलिथ के प्रयोग किसमें हुए? नवपाषाण काल में हुए हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात आती है, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आग की खोज कब हुई, पहिए की खोज कब हुई, पूजा पाठ कब से प्रारंभ हुआ, इस प्रकार से। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात कर लेते हैं। अब बात आती है सर पाषाण काल के प्रमुख स्थल, जैसे कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से क्या मिला है? कि सर कृषि के जो साक्ष्य थे वो कोल्डी हवा से प्राप्त हुए। और कोल्डी हवा कहां है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। या ऐसे पूछ लेगा सर धान की भूसी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? धान की भूसी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो आप कहेंगे सर प्रयागराज से प्राप्त हुए थे, ठीक है जी। समय वगैरह नहीं आता माय डियर। चलिए अब बात आते हैं पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल। यहां पर पाषाण काल के प्रमुख स्थल, पाषाण काल, स्टोन एज कह सकते हैं इसको, स्टोन एज के प्रमुख स्थल क्या होंगे? प्रमुख स्थल या पूरा स्थल भी आप लोग कह सकते हैं स्थल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे पहले कोल्डी हवा की। किसकी मैं बात करता हूं? कोल्डी हवा की। सर ये बताइए कि यहां पर मैं अगर बात करूं कोल्डी हवा की, सर कोल्डी हवा की, सर जो कोल्डी हवा था ये कोल्डी हवा कहां पर है? कोल्डी हवा की खोज कहां से होती है? तो आप कहेंगे सर कोल्डी हवा की खोज होती है प्रयागराज में। कहां पर है ये? प्रयागराज कहां पड़ता है? यूपी में। प्रयागराज कहां पड़ता है? यूपी में। और यहां से क्या प्राप्त हुआ था? तो यहां से बेटा धान की भूसी प्राप्त होती है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? धान की भूसी प्राप्त होती है। धान की भूसी प्राप्त होती है। यहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर कृषि के साक्ष्य कोल्डी हवा के
साथ साथ पाकिस्तान में भी प्राप्त हुए थे कि सर ये कोल्डी हवा में तो प्राप्त हुए ही हैं और पाकिस्तान में भी हुए। पाकिस्तान में कहा मेहरगढ़, तो आप ये भी याद रखना। चलिए मैं आगे ही लिख देता हूं, ये यहां पर आपने लिख लिया कि सर दूसरा है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? मेहरगढ़ बेटा पड़ता है पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। यहां से भी क्या प्राप्त हुए थे? कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के साक्ष्य बेटा कोल्डी हवा और मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहां से? मेहरगढ़ और कोल्डी हवा से एग्रीकल्चर के साक्ष्य। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। बात कर लेते हैं यहां पर हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत शानदार। तो किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही? कोल्डी हवा एक जगह है, कोल्डी हवा एक जगह है जहां पर ये प्रयागराज में पड़ती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर इसको इंग्लिश में लिख दूं क्या? इसको इंग्लिश में लिख दूं एविडेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में एविडेंस लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या लिख सकते हैं जी? एग्रीकल्चर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी आप लोग लिख लेना। सर कृषि के साक्ष्य सेम वही चीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है सर तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। मेहरगढ़ से हमने ये प्राप्त कर लिया कि सर मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और हम लोग बात करते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। बात करते हैं सर मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जैसे कि मैं बात करूं हथनौरा की, सर ये बताइए हथनौरा, हथनौरा से क्या प्राप्त हुआ था? हथनौरा कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां? हथनौरा एमपी में पड़ता है। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहां से मानव कंकाल प्राप्त, मानव की खोपड़ी, मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है बेटा? मानव खोपड़ी। तो आप लिख लेंगे सर मानव खोपड़ी के साक्ष्य, मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे सर ये कहां से प्राप्त हुए हैं? हथनौरा से। कहां से? हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। चौथे नंबर पे मैं बात करता हूं भीमबेटका। भीमबेटका। तो आप कहेंगे भीमबेटका, ये कहां पड़ता है? भीमबेटका। तो आप कह देना भीमबेटका भी एमपी में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। भीमबेटका से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? चित्रकला के। तो ये भी आप लोग लिखना भैया, चित्रकला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? चित्रकला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो गए? तो लिख लेंगे सर चित्रकला के साक्ष्य कहां से मिले। अच्छा एक और चीज आती है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। एक पांचवा, केवल 5 स्थान बताऊंगा, केवल 5 स्थान बताऊंगा। मिर्जापुर यूपी की सर मिर्जापुर यूपी से क्या क्या प्राप्त हुआ था? मिर्जापुर यूपी की सर मिर्जापुर यूपी से क्या प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे सर औजार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? औजार प्राप्त हुए हैं। औजार जिन्हें हम टूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टूल्स कहते हैं। कि सर ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यहां से प्राप्त हुए हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं क्या? बताइए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए लिख लिया आप लोगों ने ये सारी चीजें। किसी को कोई समस्या? चलिए बता दीजिए, कोई दिक्कत? अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। सर सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी ये बताइए। ये जिसने नहीं लिखा है प्लीज लिख लेना कि भैया हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। मैंने सारी चीजें आपको करवा दी हैं, तो किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता करते हैं, क्योंकि समय अभी हमारे पास बच रहा है तो इसको यूज हम कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो हम कहेंगे सर इसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आपने अभी तक, मुझे लगता है कि प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, आज आपको समझ में आया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, ठीक है जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब चर्चा ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा यहाँ पर हम लोग इन सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए बता दीजिए। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलिए बहुत शानदार। एक बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है कि कुत्ते का, तो आप कहेंगे सर पालतू कुत्ते के साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुए थे? मैं लिख देता हूं भाई। एक बच्चे ने पूछा है, बार बार कमेंट मैंने अभी देखा है कि सर पालतू कुत्ते, पालतू कुत्ते के साक्ष्य, जब मैंने यहां पर लिख दिया है, यहां लिख दिया पालतू पेट, तो आपको समझ जाना चाहिए था पालतू कुत्ते के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए थे, मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, अब तो कोई समस्या नहीं है। पेट का मतलब ही बेटा पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता वगैरह हुआ, वो इसमें हम लोग खोज लेंगे, इसमें हम लोग खोज लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए बताइए किसी को कोई समस्या हुई क्या? हाँ जी बता दें। हड़प्पा को कहां से भी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। धान का साक्ष्य पूछे, चावल का साक्ष्य पूछे तो भूसी तो पता चल गया, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा तो पता चल गया हमें। हाँ जी बहुत बढ़िया। बेटा ये ना ये गड़बड़ हो गई थी कहानी। यहाँ पर 1867 है, ये 1867 है, 1967 नहीं है, ये गड़बड़ हो गई थी। एक बच्चे ने अभी याद दिलवाया, तो ये हो जाएगा 1867। क्या? 1867। ठीक है, ये 1867 कर लेना, जिसने नहीं किया ये 1867 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1867।
चलिए आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बात करेंगे? अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो 1967 ही मिलेगा। हल्का सा किसी भी कोई अच्छी सी वेबसाइट पर चेक करोगे तब 1867 दिखाई देगा। हाँ चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं? अन्य नाम तो हम कहेंगे सर इसके अन्य नाम क्या है, अदर नेम क्या क्या हो जाएंगे? अदर नेम क्या क्या हो जाएंगे? तो पहले मैं नाम बता देता हूं, अन्य नाम क्या क्या हो जाएंगे। जैसे कि इसे हम सैंधव सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम मेरे बच्चों? सैंधव सभ्यता कहते हैं। सैंधव सभ्यता कहते हैं, तो ये आप लोग लिख लेना। दूसरा मैं यहां पर लिखता हूं सैंधव सभ्यता पढ़ लिया, कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ लिया। क्या पढ़ेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता हम पढ़ेंगे। तीसरा इसे और हम क्या कह सकते हैं? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। युगीन सभ्यता भी इसे कहा जा सकता है। और हम इसे क्या कह सकते हैं? और इसे हम किस किस नाम से जान सकते हैं? ये तो मैं नाम बता रहा हूं आप लोगों को। ऐसे नाम पूछते हैं। प्राक हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राक हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता, ठीक है, सभ्यता। अच्छा, और हम लोग बात करते हैं यहां पर कि सर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता और अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब बात आती है सर इसकी जानकारी हमें कैसे पता चला? इसके बारे में जो जानकारी है वो कैसे पता चली है? तो आप कहेंगे सर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेंसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेंसन। चार्ल्स मेंसन क्या कर रहे थे? खुदाई करवा रहे थे रेल पटरियां बिछवाने के लिए 1826 में। कब? 1826 में। अब 1826 में जो पटरियां बिछवा रहे थे, कराची के पास खुदाई करवा रहे थे, पाकिस्तान में पड़ता है कराची। तो हुआ ये कि वहां पर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, वहां पर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए जिससे ये पता चला कि यहां पर कुछ ना कुछ सभ्यता थी। लेकिन चार्ल्स मेंसन ने इतनी ज्यादा कुछ दिलचस्पी दिखाई नहीं, उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। हालांकि 1842 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, उसमें उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद 1856 में उसका सर्वेक्षण हुआ, उसका सर्वे 1856 में कनिंघम ने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ ना कुछ तो था, लेकिन मामला दब गया। फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट बना जिसने ये स्टार्टिंग कर दी खोद खुदाई करना। उसके बाद एक अध्यक्ष बनते हैं एएसआई के या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनते हैं जिसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी थे, राखाल दास बनर्जी थे, माधो स्वरूप वत्स से, इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज कर दी किसकी? तो उन्होंने खोज कर दी थी किसकी? खोज कर दी थी हड़प्पा की। तो सबसे पहले खोजा गया नगर था हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। तो आप कहेंगे सर इसके बारे में जो जानकारी है वो जानकारी कब मिली है? तो आप कहेंगे सर इसके बारे में जो जानकारी थी वो जानकारी या इंफॉर्मेशन कब मिली है? इंफॉर्मेशन कब मिली थी? तो आप कहेंगे सर ये जानकारी मिलती है 1826 में। और किसके द्वारा? चार्ल्स मेंसन्स के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मेंसन्स के द्वारा। मेंसन्स कह सकते हैं। तो मेंसन्स के द्वारा बेटा ये क्या होता है? जानकारी दी गई। हालांकि इन्होंने इसको कुछ ज्यादा तूल उठाया नहीं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसका वर्णन किसमें किया कि जब ये खुदाई करा रहे थे तब इन्होंने कहा, इन्होंने 1842 में एक बुक लिखी थी, बुक पब्लिश्ड की। कौन सी बेटा? बुक पब्लिश्ड की थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बुक पब्लिश्ड की और उसमें इन्होंने बताया, प्रकाशित किया, पब्लिश्ड की। इन्होंने बताया कि एक कोई सभ्यता थी, कोई एक जानकारी थी। चलिए अब बात आती है कि सर उसके बाद क्या हुआ? यहां तक आप लोग लिखना। इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसका सर्वेक्षण या सर्वे किसने किया? तो सर्वप्रथम उसका सर्वेक्षण की अगर बात होगी कि सर इसका सर्वे किसके द्वारा किया गया था? सर्वे होता है 1856 में। और कौन करते हैं? कनिंघम साहब करते हैं। कौन करते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। एक कनिंघम हम कह सकते हैं, एक कनिंघम, ठीक है जी। एक कनिंघम द्वारा सर्वेक्षण किया। उसके बाद यहां नोट करके लिख लेना भारतीय पुरातत्व विभाग कब बना है? भारतीय पुरातत्व विभाग कब बनाया गया है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसे 1861 में बनाया गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। अब हुआ क्या कि भैया इसके बाद बेटा इसके अध्यक्ष बन जाते हैं 1921 की अगर मैं बात करूं तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके? जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया जाता है? नेतृत्व में मेरे लाल क्या किया गया भैया? 1921 में दयाराम साहनी ने, किसने? दयाराम साहनी और माधो स्वरूप बस दोनों इनके नीचे काम कर रहे थे। दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो आप कहेंगे सर इनके द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती है। किसकी? हड़प्पा की खोज कर दी गई कि सर हड़प्पा की खोज हो गई और हड़प्पा को रावी नदी के किनारे पर खोजा गया। कहां? रावी नदी के किनारे पर खोजा जाता है, कि किनारे पर इसको खोजा गया है, किनारे पर इसकी खोज हो जाती है, ठीक है जी। कहां? और उसके बाद 1922 की बात करते हैं तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए कि सर इसके बाद क्या हुआ? इन्हीं के नेतृत्व में 1922 में क्या किया जाता है? एक हड़प्पन स्थल और खोजा जाता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। कि सर मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? मोहनजोदड़ो ये भैया राखाल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी द्वारा क्या किया गया? मोहनजोदड़ो एक स्थल है, ये बेटा सिंधु नदी के किनारे पर खोजा गया। हालांकि ये मैं अलग से पूरे टॉपिक कराऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं जनरल इंट्रो दे रहा हूं इसका। नदी के किनारे पर इसको खोजा गया था, ठीक है जी। चलिए तो ये अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं आज। हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ना तो दिल से बेटा एक बार लिख देना कि हाँ जी सर मजा आया पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना क्या आपको जो इतना बोरिंग टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, मुझे एक बार जरूर बता देना, ठीक है। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।